हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग सही होंगे। जैसे कि हमने बोला था कि बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 की जो लेक्चर सीरीज है वो लगातार जारी रहेगी। तो उसको लेकर हम अगला क्लास यानी पहला जो हमारा था इंट्रोडक्शन पहला क्लास, दूसरा हमारा इसका चैप्टर्स का। आज हम चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। देखते हैं अध्याय 1 क्या कहना चाहता है। एक एक धारा करके हम समझते हैं अध्याय 1 को। तो अध्याय 1 प्रारंभिक। जो कि धारा 1 से 3 तक दिया हुआ है। धारा 1 से 3 तक दिया हुआ है। धारा 1, धारा 2, धारा 3, 3 धाराएं दी हुई है। इसमें हम एक एक धारा करके इसको पहले परिचय में समझते हैं। धारा 1, धारा 2, धारा 3। धारा 1 में 6 उपधाराएं दी हुई हैं। इसमें नाम, प्रारंभ, नाम, प्रारंभ इसके बारे में बताया गया है, अच्छे से समझाया गया। तो हम दूसरे में दूसरी जो धारा है उसमें परिभाषाएं, और तीसरी धारा है उसमें साधारण स्पष्टीकरण की बात की है। साधारण स्पष्टीकरण। इसमें आपको 9 उपधाराएं मिलेंगी। परिभाषाएं जो है आपको 39 जो शब्द है, 38 शब्द है, 39 में ये बताया गया है। यानी एक अन्य तो 39 इसमें पॉइंट्स मिलेंगे। यानी धारा 2 का उपधारा 1, उपधारा 2, उपधारा 3, इस तरीके से हम इसको देखेंगे। तो समझते हैं धारा 1 को। और धारा 1 में 6 क्लोज दिए हुए, उसको लेकर क्या समझाया गया। नाम, तो नाम क्या होगा इसका, इसको मिटा देते हैं, फिर इसको देखते हैं। आगे एक एक करके कर लेंगे कवर। जो भी लोग देख रहे हैं क्लास, उनके पास बेयर एक्ट होना चाहिए, जब जाके अच्छे से समझ में आएगा। बेयर एक्ट लेके बैठो, पेंसिल या पेन, जैसे मैं समझाता जाऊं उतारता जाऊं वैसे ही आप देखते जाएं। एक बार जैसे जैसे मैं बताता जाऊं वैसे ही आप देखते जाएंगे, समझने में आसान हो जाएगा। तो नाम क्या है इसका, भारतीय न्याय संहिता 2023। भारतीय न्याय संहिता 2023 नाम है। प्रारंभ यानी लागू, लागू 1 जुलाई 2024। कुछ उपबंध जो इसके हैं उनको छोड़कर, कुछ जो उपबंध है, कुछ उपबंध को छोड़कर, जैसे आपको एक सेक्शन 106 धारा 106 की दूसरी जो उपधारा है उसको अभी होल्ड पर रख दिया गया है, उसको लागू नहीं किया गया। तो भारतीय न्याय संहिता पहला इसका नाम हो गया, दूसरा प्रारंभ, तीसरा देखते हैं हम धारा 1 की जो उपधाराएं हैं, 1, 2, 3, 4 करके इस तरीके से। जो उपधारा 3 है उसने कहा गया है कार्य एवं कोई ऐसा कार्य, कोई आपराधिक कार्य
आपराधिक कार्य करेगा। कोई भी व्यक्ति है जो आपराधिक कार्य करेगा, कोई भी व्यक्ति जो आपराधिक कार्य करेगा। यहाँ पर कार्य के अंतर्गत कार्य का लोप भी आता है, यानी लोप, ऐसा कोई काम करना या कार्य का लोप जिस कोई करेगा तो वो व्यक्ति भारत के विधि यानी भारत के भीतर दोषी होगा। कोई व्यक्ति इस संहिता के अधीन, कोई भी व्यक्ति इस संहिता के अधीन, इस संहिता के अधीन कोई ऐसा कृत्य करता है जो अपराध है, वो भारत के भीतर दोषी होगा, दोषी होगा। कोई भी व्यक्ति, फिर समझ लेते हैं एक बार, कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है या कार्य का लोप करता है जो आपराधिक है, दंडनीय है, वो भारत के भीतर दोषी होगा। ये धारा 1 की उपधारा 3 में बात बताई गई। देखते हैं हम 4, धारा 1 की उपधारा 4 में ये कहा गया है, भारत से परे अपराधों पर, यानी भारत के बाहर भी, क्या कहना चाह रहा है, भारत के बाहर भी किए गए अपराधों पर जो भारत में विचारणीय है, यदि कोई भी व्यक्ति है भारत से परे अपराधों पर दोषी होता है तो ऐसा माना जाएगा कि वो भारत के भीतर, यानी भारत में विचारणीय है। कोई भी ऐसा अपराध है, कोई ऐसा कृत्य है, बेशक भारत के बाहर कर लिया गया है, भारत के बाहर किया गया है, और अगर वो विचारणीय होता है तो ऐसा माना जाएगा कि भारत के अंदर ही ऐसा कृत्य किया गया है। इसको ऐसे मान लेते हैं कि दो व्यक्ति है, एक एग्जाम्पल से एक उदाहरण देते हैं, ए और बी दो व्यक्ति है, और ये आपस में दोनों अगर कोई झगड़ा करते हैं, कोई ऐसा आपराधिक कृत्य करते हैं, और मान लो ये अमेरिका में रह रहे हैं, मान लो ये अमेरिका रह रहे हैं और वहां ऐसा करते हैं, और इंडिया में ये आते हैं वापस, और इंडिया में आने के बाद ये एफआईआर कराते हैं मामला, तो ये ऐसा माना जाएगा कि ये काम भारत में ही हुआ है, ये ऐसा अपराध भारत में ही हुआ है, ऐसा माना जाएगा। तो भारत जो भारतीय न्याय संहिता है उसकी धारा 1 में 6 उपधाराएं दी हुई है, उनमें धारा 1 की उपधारा 1 इसका नाम, 2 में इसकी जो डेट है लागू होने की वो बताई गई है, 3 में कोई ऐसा काम करते हो, कोई ऐसा कृत्य करते हो या कोई ऐसा कार्य का लोप करते हो जो कि भारत के भीतर दोषी हो, यह माना जाएगा भाई भारत के अंदर ऐसा, ऐसे कह सकते हैं भारतीय न्याय संहिता सब पर लागू होगी। चौथा जो इसकी उपधारा 4 है वो कहते हैं भारत के बाहर भी अगर ऐसा कोई अपराध किया गया और उसका अगर विचारणीय होता है, दोषी पाया जाता है, तो ये ऐसा लगेगा कि ये भारत के अंदर ही ऐसा ही कृत्य, ऐसा ही अपराध किया गया है। तो 1 4 हो गए, 5 और 6 दो इसकी उपधारा रह गई, उनको और देख लेते हैं। जो चीज समझ नहीं आए तो आप पूछ सकते हो। जो चीज समझ में नहीं आए तुरंत पूछ लेना। 5वां क्या कह रहा है, 5वां यानी धारा 1 की उपधारा 5 देखते हैं। ये एक कंडीशन बताती है, धारा 1 की उपधारा 5 जो है वो एक कंडीशन बताती है। कंडीशन क्या कहती है कि कोई भी व्यक्ति भारत से बाहर अगर अपराध करता है, कोई व्यक्ति, ऐसे मान, कोई व्यक्ति यदि भारत से बाहर अपराध करता है
करता है और जो कंडीशन दी हुई है, ये जो शर्तें दी गई हैं, यानी ये दशाएं पूरी कर रहा है, जो ये कंडीशन है ये फुलफिल कर रहा है, ये पूरी कर रहा है, तो कोई व्यक्ति अगर भारत से बाहर भी अपराध करता है तो ऐसा माना जाएगा कि भाई भारत के अंदर अपराध हुए, यानी उन पर ये लागू होगा। कोई व्यक्ति यदि भारत से बाहर अपराध करता है तो ऐसा माना जाएगा कि भारत में अपराध हो गया, भारत में अपराध हुआ है। अब भाई कंडीशन क्या, देखो इसमें एक सबसे बड़ी जो कंडीशन है, एक सबसे पहला भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक है, भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर कोई भारत का व्यक्ति किसी दूसरे देश में यानी किसी भी कंट्री में ऐसा अपराध कर देता है तो वो ये उस व्यक्ति को भारतीय विधि के अनुसार यानी बीएनएस के अनुसार उसको दंडनीय कर दिया जाएगा, पहली। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर भारत का नागरिक नहीं है, भाई भारत से ये क्या कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति यदि भारत से यानी बाहर या परे किसी स्थान पर, जो शब्द इस्तेमाल हुआ ना भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर, अगर भारत का वो नागरिक नहीं है तो जिस जगह यानी कोई अगर जहाज है, पोत या वायुयान है, पोत या वायुयान, जो वायुयान है वो वायुयान क्या रजिस्टर्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए कहाँ, भारत में, भारत में रजिस्टर्ड होना चाहिए। या कोई भारत ये कह रहा है भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाकर भारत से बाहर, कोई कंप्यूटर है, कोई कंप्यूटर कोई कंप्यूटर से कोई लक्ष्य बनाकर भारत से कोई ऐसा भारत में कोई कंप्यूटर का लक्ष्य बनाकर भारत से परे किसी बाहर स्थान पर, मान लो भारत से टारगेट सेट किया अपना, ये इंडिया है और यहाँ से टारगेट सेट किया और अपराध कहाँ हो रहा है, किसी अन्य जगह पे। अन्य का मतलब है बाहर, बाहर या परे, कहाँ, भारत से बाहर कोई ऐसा कुछ करता है और वो भारत का नागरिक है, नागरिक नहीं है तो पोत कोई वायुयान में और वो वायुयान भारत में रजिस्टर्ड है, तो ऐसा माना जाएगा कि भारत की सरजमी पर अपराध हुआ है, ऐसा कृत्य हुआ है। फिर समझ लो इस धारा 1 की जो 5वां उपधारा है, कोई भी व्यक्ति भारत से परे या बाहर कोई अपराध करता है तो ऐसा माना जाएगा कि वह अपराध भारत में हुआ है यदि वह किसी नागरिक के द्वारा पोत या वायुयान जो कि भारत में रजिस्टर्ड है या किसी भारत में किसी टारगेट सेट किया, भारत में कंप्यूटर का लक्ष्य बनाकर किसी अन्य भारत से बाहर या परे किसी स्थान पर ऐसा कृत्य करता है तो वो ये माना जाएगा कि वो अपराध, वो कृत्य भारत में हुआ है। समझ में आ गई बात, क्लियर यहां तक। छठी उपधारा देख लेते हैं। छठी उपधारा क्या कहना चाहती है कि भाई यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन भी दिया हुआ होगा, एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ होगा, एक केस दिया हुआ होगा। एक मिनट, छठा देखने से पहले एक उदाहरण, इसमें इलस्ट्रेशन दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। उदाहरण कह रहे हैं एक भारत का नागरिक है जो भारत से बाहर परे किसी स्थान पर, भारत से किसी स्थान पर अगर पाया जाता है, भारत से किसी परे स्थान पर हत्या कर देता है और भारत में पाया जाता है तो यह माना जाएगा कि भैया भारत में अपराध हुआ है। ये इसका एक इलस्ट्रेशन है, दृष्टांत है, उसमें बताया गया है। और दृष्टांत एक है उसमें ये बात समझाई गई। क्लियर ये बात। धारा 1 आगे 5वां, वो छठा देख लेते हैं, इसका 5वां कंप्लीट हो जाता है। छठा कह रहा है कि कोई भारत सरकार का सेवा अधिकारी, सेना, नौसेना, वायु सैनिक द्वारा विद्रोह में या अवित्याजन, अवित्याजन का मतलब है कि कोई छुटकर भाग गया है, कोई छुटकर भाग गया है
किसी दंडित करने वाले किसी भी विधि या कोई स्थानीय विधि है या कोई विशेष विधि है उसके द्वारा किसी किसी अन्य विधि के द्वारा, ऐसे कह सकते हैं, किसी, एक सेकंड, किसी अन्य विधि के द्वारा मामला बन रहा है, किसी अन्य विधि के द्वारा, तो बीएनएस, वहां पर क्या होगा, बीएनएस के जो उपबंध है, बीएनएस है, वो इन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। इसमें चाहे स्पेशल लॉ हो चाहे लोकल लॉ है या अन्य कोई सैन्य विधि है भारत सरकार की, उसके द्वारा अगर कोई व्यक्ति दंडनीय हो रहा है, उसमें परिभाषित किया जा रहा है उससे, तो बीएनएस उस उपबंधों पर इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये बात कही गई है धारा 1 की उपधारा 6 में। तो धारा 1 बड़े आसान तरीके से समझ में आ जाती है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। बस एक दो बार देख लेना, इतना दो बार 3 बार देख लोगे आराम से याद हो जाए। अब देखते हैं हम धारा 2। देखो इसमें एक जो पॉइंट था वो एक मेन पॉइंट था कि भारत के व्यक्ति के द्वारा, देखो यहाँ पर प्रश्न कई बार ऐसा हो जाता है ना, माइंड में हम हमारे गलत तरीके से प्रश्न आ जाता है कि अरे भारत से बाहर, कई प्रश्न ऐसे आए हैं कि भारत से बाहर मान लो मुझे किसी अमेरिका के नागरिक ने या किसी ने मारा पीटा, हमने एफआईआर कराई, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो एक्यूज्ड है वो भारत का, सीधे सीधे क्या गया, व्यक्ति के द्वारा, इस बात को ध्यान रखना है। तो आगे हम देखते हैं धारा 2 क्या है हमारे पास। धारा 2, धारा 2 परिभाषा। धारा 2 में परिभाषा, और परिभाषा देखो बड़ा सही तरीके से समझाएंगे परिभाषा का कि 2 का 1 2 3 4 इस तरीके से समझा के ले गए हैं, इस तरीके से क्लियर किया है। इसमें 39 इसकी उपधारा दी है, यानी धारा 2 की उपधारा जो दी हुई है वो 39 है, यानी 38 शब्दों को परिभाषित किया है। 38 शब्दों को, और जो 39वां है, 39वां जो है, वहां ये बताया है कि भैया बीएनएस में जो शब्द हैं, बीएनएस में जो शब्द परिभाषित किए गए, इनके अलावा अगर किसी शब्द की परिभाषा की आवश्यकता होती है, वो चाहे तो आईटी एक्ट या बीएनएसएस 2023 वहां जो परिभाषा दी है, वहां जो परिभाषा दी है, और यहाँ वो एक ही मान लो, नहीं वहां जो परिभाषा दी है यहाँ दी है, वो एक दूसरे से हेल्प ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं। और इसमें एक बात ये कहिए कि जो सीरियल से दी हुई है वो हमारी जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी में होता है ए फिर बी फिर सी, इस तरीके से शब्दों को समझाया गया। तो देखते हैं अगर याद कर सकते हो, तो एक शब्द लिख रहा हूं मैं, शायद इससे याद हो सके, तो समझते हैं हम इसको। बेयर एक्ट आपके पास होगा ही, आप बेयर एक्ट से देखते जाइए। एक शब्द लिख लेता हूं मैं, ACDFGHIHIJLMN JLMN OPRSV और W, ये जो शब्द है, इन शब्दों के आधार पर ही परिभाषा हमें देखने को मिल जाएगी।
इस तरीके से लिख लेंगे, ए की 2, सी पे 3, D3, G3, I2, L2, M3, O3, P3 और V3, W6। ये जो मैंने लिखा है ना A2, यानी ए से 2 शब्द की परिभाषा दी हुई होगी। ए से 2 शब्द, जैसे एक्ट है और एनिमल होगा, एनी। ये याद करने के लिए आप इस तरीके से याद कर सकते हो। ये शब्द को, ये जो वर्ड्स हैं हमारे इंग्लिश के, इनको हम, इन लेटर को हम एक बार देख लेंगे तो इस तरीके से लिखोगे, यानी कार्य, और ये एनिमल यानी जीव जंतु, जीव जंतु। इस तरीके से याद करना चाहो तो आसान तरीके से याद हो जाएगा। ऐसे ही बी से कोई शब्द नहीं है तो सी से लिखोगे। अब सी वहां मैंने 3 लिख रखा है, तो यानी साधारण सी बात है, सिंपल सी बात है कि 3 परिभाषा दी हुई होगी, जैसे चाइल्ड है, काउंटरफिट है और कोर्ट है। कोर्ट, शिशु, कूटकरण, कूटकरण और न्याल। इस तरीके से याद करने के लिए अगर चाहो तो आप ऐसे याद कर सकते हो। हम इसको मिटा के एक एक परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे आगे। ऐसे ही जब D3 लिखा है तो डी में भी 3 शब्द होंगे, इस तरीके से आप लिखेंगे तो याद हो जाएगा। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, वैसे ही घबराते हो आप लोग, मुझे तो नहीं लगता कि कहीं पे कोई दिक्कत होती है, और मजा आता है लॉ पढ़ने में, सच में मजा आता है। अगर तुम्हें मोहब्बत है लॉ से, अपने आप याद हो जाएगा। समझेंगे हम, क्योंकि उपधारा 1 में कार्य, जो कार्य शब्द है, इस कार्य शब्द का मतलब क्या है, यानी कार्यों की, जो कार्यों की जो सीरीज है, उसमें एक प्रकार का कार्य, जिस प्रकार एक कार्य का है कई कार्य, यानी कई काम हो या कई कार्य हो, या एक कार्य। कार्य तो कार्य है, एक्ट तो एक्ट है, एक्ट्स हो या जो कार्य तो कार्य है, एक कार्य कई कार्य, वो सम्मिलित होता है। दूसरे में अब क्या आएगा, जीव जंतु, जीव जंतु। देखो यहाँ पर क्या क्या है, जीव जंतु का मतलब है जीवित प्राणी और मानव से अलग। क्या है, मानव से अलग, मानव से अलग जीवित प्राणी, जीवित प्राणी, मानव से अलग जीवित प्राणी जीव जंतु है। तीसरा देखते हैं, शिशु। तीसरी जो परिभाषा है वो शिशु। शिशु में क्या कहा है, 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति, 18 से कम उम्र, कोई भी व्यक्ति, कोई व्यक्ति, कौन है वो, कोई व्यक्ति कौन है, शिशु। 18 से कम आयु का कोई भी व्यक्ति शिशु। चौथा देखते हैं, कूटकरण। कूटकरण, देखो कूटकरण, कूटकरण में क्या कहा जाता है
कि कोई व्यक्ति एक चीज की, कोई भी व्यक्ति एक चीज का दूसरी वैसे ही नकल करता है, कॉपी करता है, एक चीज की दूसरी वैसे ही बनाने का प्रयास करता है, वो कूटकरण कहलाता है। इसमें एक केस है, के हासिम करके होगा, के हासिम वर्सेस तमिलनाडु राज्य, के हाशिम वर्सेस तमिलनाडु, सॉरी तमिलनाडु राज्य। इसमें जो केस है, उस केस में इसका जो आप स्पष्टीकरण बन पड़ेंगे, उसमें जरूरी नहीं है कि कूटकरण तभी है नकल ठीक वैसे ही हो, जरूरी नहीं है सेम उसी की तरह हो। भाई पूरी तरीके से नहीं बना पाया व्यक्ति तो क्या कूटकरण नहीं है? कूटकरण है। जरूरी नहीं है कि नकल ठीक वैसी ही हो, कूटकरण के लिए जरूरी नहीं है कि नकल ठीक वैसी ही हो। नकल ठीक वैसी ही हो, यह आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है कि वैसे ही प्रयास तो किया तो ये कूटकरण। आगे पांचवा हम शब्द देखते हैं। पांचवा जो शब्द है वो न्यायालय। न्यायालय, भाई न्यायालय कौन क्या है? सिर्फ है न्यायाधीश जिसे न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि के द्वारा सशक्त कर दिया गया। भाई किसी भी व्यक्ति को, न्यायालय वह है किसी व्यक्ति को न्यायिक कार्य करने के लिए सशक्त कर दिया, विधि के द्वारा नियुक्त कर दिया गया है वो, या कोई न्यायाधीश का निकाय यानी कोई बॉडी है, या वो जो निकाय है न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है। न्यायाधीश न्यायिकता कार्य कर रहा है या कर रहा है, ऐसे जो जगह है उसको हम न्यायालय कहेंगे। 5 शब्दों की परिभाषा यहां तक देख ली। कोई भी व्यक्ति विधि के द्वारा नियुक्त कर दिया गया है न्यायिक कार्य करने के लिए, उस स्थान को न्यायालय कहेंगे। आगे बढ़ेंगे हम। थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो टाइम को लेकर, कोई नहीं, समय की क्या परवाह करना। जब समझना ही है, जब पढ़ना ही है तो वक्त क्या देखना। आगे देखते हैं छठा, मृत्यु। जब तक ऐसा कुछ ना बता दिया जाए, मानव की जो मृत्यु है, मानव की मृत्यु अभिप्रेत है। मृत्यु। सातवां आपको मिलेगा बेईमानी। बेईमानी, बेईमानी, बेईमानी। बेईमानी में एक शब्द का क्या गया है कि कोई व्यक्ति सदोष अविलाप कारित करे, अन्य व्यक्ति को हानि, यानी ये कह रहे हैं एक गलत तरीके से सदोष लाभ प्राप्त कर रहा है, और दूसरा हानि, हानि प्राप्त, जिसको हानि हो, सदोष, वो बेईमानी है। आगे बढ़ते हैं। दस्तावेज, आठवां दस्तावेज, डॉक्यूमेंट, दस्तावेज। दस्तावेज में क्या बताया इन्होंने, कोई ऐसा विषय अभिप्रेत है। देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट कोई पदार्थ पर, पदार्थ, अंकों, चिन्हों, साधनों, अंकों, अंकों, चिन्हों, भाई किसी भी जो डॉक्यूमेंट है अंकों द्वारा,
चिन्हों द्वारा पत्थर पर या किसी भी रूप में उस पर इस तरीके से चिन्हित किया हुआ है, लिखा हुआ है या कोई मार्क कर दिया गया है और एक दो शब्द इसमें डिजिटल रूप में भी है तो वो दस्तावेज है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक भी इन्होंने बात की है, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल, ये भी इसके अंतर्गत आते हैं। नमा देखेंगे हम, इसको अगर इलिस्ट्रेशन से देखोगे तो इसमें दिया हुआ है लेख, चेक, मुख्तारनामा, मानचित्र। जो मैप है, मानचित्र, जो मैप है वो क्या है, वो भी दस्तावेज है, दस्तावेज है। इस तरीके से चाहो तो लिख लो, दुखी होने से बेहतर है लिख लो। कोई लेख, यहां लिखता हूं मैं, कोई लेख, लेख, चेक, कोई मुख्तारनामा, मुख्तारनामा, कोई ऐसा मानचित्र, मानचित्र, कोई लेख जो निर्देश दे रहा है, लेख में निर्देश है, लेख में निर्देश दिया गया है, ये दस्तावेज के अंतर्गत था। दृष्टांत में ये दिए हुए हैं, इलिस्ट्रेशन में ये दिए हुए हैं, समझाएंगे। समझ गए? कोई समस्या? यहां तक मिटा दिया जाए इसको। आगे बढ़ते हैं हम। आगे कपटपूर्ण, कपटपूर्वक देखते हैं हम। कपटपूर्वक से आशय का क्या मतलब है? कोई ऐसा कार्य करना, कपट का आशय से, कपटपूर्वक कपट के आशय से कोई काम करना, जो इंटेंशन है वो कपट की होनी चाहिए। कपट के आशय से कोई कार्य, कपट के इंटेंशन से कोई काम कर रहे हो तो भाई कपट पूर्वक है। आगे आता है हमारा 10वां, देखेंगे हम। 10वां आएगा दसवां जेंडर को बताता है, लिंग। 10 उपधारा, ये क्या कहना चाह रहे हैं? यानी पुल्लिंग वाचक शब्द वह है जो किसी व्यक्ति के लिए, भाई जहां कहीं महिला हो या पुरुष, महिला या पुरुष, महिला या पुरुष दोनों एक ही में माने जाएंगे। एक ही है, ही में सी में ही, ये कहना चाह रहे हैं। जहां कहीं भी लिखा हुआ है, ऐसा स्पेसिफिक नहीं किया गया, जहां विशिष्ट रूप में नहीं बताया है, वहां अगर कोई व्यक्ति शब्द लगा दिया गया, वहां महिला और पुरुष दोनों एक समान मान लिए जाएंगे, ऐसा कहना चाह रहा है। 11वां देखते हैं। 11वां सद्भाव पूर्वक,
सद्भाव पूर्वक। सद्भाव पूर्वक यानी क्या कह रहे हैं? सद्भाव पूर्वक के मतलब है कि कोई विश्वास की सद्भाव पूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती है, साम्यक सतर्कता ध्यान के बिना की गई है या विश्वास की गई है। ये कह रहे हैं सद्भाव पूर्वक वो है कि सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए विश्वास करने का हमारे पास कारण है। सद्भाव पूर्वक कहने का मतलब जो विश्वास है कि सावधानी जितनी बरती जानी चाहिए वो सावधानियां बरती गई। आगे 12वां सरकार। सरकार के अंतर्गत 12वां जो शब्द है वो सरकार, धारा 2 का उपधारा सरकार। केंद्र और राज्य दोनों, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की बात की। केंद्र सरकार या राज्य सरकार। सरकार का मतलब एक शब्द मिलेगा आपको 13वें उसमें संश्रय। संश्रय इसको ऐसे कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को सहायता देना, शरण देना, ऐसे कह सकते हैं इसको। कि किसी व्यक्ति को भोजन, पेय, वस्त्र या किसी अन्य रूप में किसी व्यक्ति को वाहन, साधन या किसी प्रकार से हेल्प देना जिससे कि कोई वह कृत्य कर रहा है उससे बच जाए। भाई इस एक व्यक्ति में मान लो अपराध किया है और अपराधी वो दोषी ना पाया जाए, उसके लिए वो भाग रहा है, बच निकलना चाह रहा है, और आपने किसी भी रूप में, चाहे तो प्रत्यक्ष रूप से, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, किसी भी रूप में उस व्यक्ति की अगर सहायता की है, मदद की है कि तुम बच जाओगे, छिप जाओगे, तो आपने संश्रय दिया है। ये कहना चाह रहा है 13वां। 14वां क्षति। 14वां जो है वो क्षति। क्षति में एक यहाँ पर तन, मन, सम्मान, संपत्ति। तन की मन लिख लो, सम्मान, संपत्ति, इस तरीके से तन, मन, सम्मान, संपत्ति, इनको जो अवैध रूप से कारित की गई क्षति जो अपहानि है वो क्षति के अंतर्गत आती है। वे तन को हो, मन को हो, सम्मान को हो या संपत्ति को। आगे बढ़ते हम 15वें में अवैध। अवैध 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 और करने के लिए वैध रूप से आबद्ध। भाई कोई अवैध है उसको वैध रूप से करने के लिए, भाई आबद्ध है, बाउंड है वो वैध रूप से कार्य करने के लिए, वो अवैध कहलाता है। भाई आपको ये काम करने के लिए विधि के द्वारा आप बाउंड हो कि ये काम आपको करना ही है, फिर वो आप ऐसा कोई लागू अपराध कोई विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है जो सिविल कार्रवाई या किसी करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाता है, जिसका लोप करना के लिए वह आबद्ध अवैध। 16वां देखेंगे न्यायाधीश। 16वां न्यायाधीश से ऐसा व्यक्ति जो शासकीय रूप से न्यायाधीश के रूप में भाई अभिहित किया गया है, नियुक्त किया गया है, जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति आता है जो विधि के द्वारा नियुक्त किया गया है कोई कृत्य करने के लिए, न्यायिक रूप के काम करने के लिए, न्यायिक रूप के कार्य करने के लिए विधि के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को सशक्त किया गया, नियुक्त किया गया, तो वो व्यक्ति न्यायाधीश है। ये कह रहा है 16 न्यायाधीश। 17वां देखते हैं जीवन। जीवन जीवन जब तक कि भाई कोई ऐसा नहीं मानव के जीवन, यहाँ पर हुआ मृत्यु भी मानव, मानव के जीवन तक है। 18वां स्थानीय विधि। स्थानीय विधि स्थानीय विधि स्थानीय विधि इसको लोकल लॉ कहते हैं। भाई भारत के किसी एक विशिष्ट स्थान पर लागू होने के लिए जो विधि है वो स्थानीय विधि कहलाएगी। भाई किसी एक स्थान, मान लो ये भारत का एक हिस्सा है,
इसमें लागू होने के लिए भाई क्लियर है कि भाई इस स्थान पर ही लागू है, तो ये इस स्थान की स्थानीय विधि हो गई, लोकल लॉ। आगे 19वां देखते हैं, पुरुष। 19 में पुरुष, और पुरुष में क्या कह रहे हैं, किसी भी उम्र का जो नर है वो पुरुष कहलाएगा। किसी भी उम्र से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो 5 साल का हो चाहे 50 साल का हो, पुरुष तो पुरुष है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। आगे आगे 20वां देखते हैं, मास और वर्ष, यानी कैलेंडर कह सकते हैं इसको, मास और वर्ष। कहीं इस संहिता में जहां कहीं भी मास और वर्ष शब्द अगर प्रयोग किया जाए तो उसका मतलब ये समझ लीजिए ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार उसको काउंट किया जाएगा, उसके अनुसार माना जाएगा। एक आ गया 20 में। 21 में चल संपत्ति, चल संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी होगा। भूमवद से जुड़ी चीजों के अलावा अन्य प्रकार की जितनी प्रॉपर्टी है, ये कह रहे हैं भूवद से जुड़ी हुई संपत्ति के सिवाय जितनी अन्य जो संपत्ति है वो चल संपत्ति कहलाएगी। आगे 22वां देखते हैं, वचन नंबर। वचन क्या कहना चाह रहा है, एक वचन चाहे बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, एक ही बात, एक वचन या बहुवचन। 22 हो गया। 23 में क्या दे रहे हैं, शपथ। शपथ औथ, शपथ के अंतर्गत कोई प्रतिस्थापित सत्तानिष्ठ प्रतिज्ञान, कोई घोषणा लोक सेवक के समक्ष, न्यायालय के लोक सेवक के समक्ष कोई प्रतिज्ञान या न्यायालय के या उसके कोई प्रतिज्ञान करना, भाई वो शपथ कहलाती है, औथ कहलाती है। 24वां देखेंगे, अपराध। यहाँ पर हिंदी में तो कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश वालों में थोड़ा क्राइम और ऑफेंस वाली चीज आ जाती। जो विधि के द्वारा दंडनीय बनाया गया है वो अपराध है, यहाँ पर क्राइम नहीं लिखते हैं, ऑफेंस लिखते हैं। ये आता है शब्द विधि के द्वारा, विधि द्वारा जो दंडनीय बनाया गया, जो विधि के द्वारा दंडनीय है। अपराध। आगे 25 में लोप। लोप, लोप का मतलब यह है कि एक किसी काम को ना करना, ऐसे कह सकते हो ओमिशन, कि भाई एक कहो या कई, एक या कई लोप के अंतर्गत आते हैं। भाई इसको ऐसे समझते हैं, आपकी ड्यूटी है कोई काम करने की, आपकी ड्यूटी है कोई काम करने की, और आप वो काम नहीं करते हो
तो वो लोप कहलाता है। तो वो लोप कहलाता है। कोई काम करने का, आप जेलर हो, आपका काम है भाई कैदियों को खाना वाना खिलाना, आप नहीं खिला रहे हो, तो आपने क्या किया, उस कार्य का लोप किया। 26वां देखते हैं। 26वीं उपधारा, व्यक्ति। क्या है? व्यक्ति। और व्यक्ति जो है, व्यक्ति की जो परिभाषा दी है उसमें उन्होंने क्या बताया है, व्यक्ति में कि जहां कहीं अगर व्यक्ति शब्द इस्तेमाल होता है तो व्यक्ति में कोई कंपनी है, कंपनी संगम निकाय, कंपनी भी व्यक्ति कहलाएगी, कोई संगम है या कोई बॉडी, ये व्यक्ति में माने जाएंगे, इनको व्यक्ति माना जाता है। ये धारा 2 की उपधारा 26 में बताया गया। आगे बढ़ते हैं। सत्ताईस उपधारा 2 की 27 में क्या दिया हुआ है, लोक, पब्लिक। कोई भी वर्ग समुदाय, कोई वर्ग है, समुदाय है, वर्ग या समुदाय, वो पब्लिक कहलाती है। ये 2 की उपधारा 27 में बताया। आगे देखते हैं 28 में लोक सेवक। लोक सेवक, देखो लोक सेवक को लेकर एक अलग से हम बात करते हैं, तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इससे आगे देख लेंगे हम बात। थैंक यू। इससे आगे की जो सीरीज है वो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे। लोक सेवक जो है, लोक सेवक से आगे की जो परिभाषाएं हैं वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।